जैसे कोई गीत है, कोई भी गीत आप सोच लीजिए जो बहुत ही अच्छी धुन में भरा हुआ गीत हो। कौन सा गीत आजकल सुपरहिट चल रहा है बताइए, उसी की बात कर लें। लैला में लैला, ये तो बहुत पुराना नहीं है, फिर से आ गया क्या? कोई लड़का इसी ताक में था कि पूछें तो मैं कुछ ऐसा बोलूं ताकि सब लोग देखें कि कौन है नायक इस क्लास का। चलिए, तो कोई एक धुन मतलब गीत बताइए जो आपको अच्छा लगता हो, उसी से खेल के देख लें। कोई भी नहीं? इसमें तेरा घाटा। हर हर मैदान कर कर हर मैदान फतेह। बहुत बढ़िया, संजू फिल्म से है, ठीक है। मुझे इसके आगे नहीं आता, और बताओ ना थोड़ा सा। यही बात 3-4 बार बोलता है शायद, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। उसके बाद क्या है? अच्छा, इतना ही आपको भी याद है ना? ठीक है। चलिए, मैं जिस प्रॉब्लम की ओर इशारा करना चाह रहा हूं, लय वस्तुनिष्ठ चीज है या आत्मनिष्ठ चीज है, एक समस्या ही आती है। जैसे जो लोग अच्छा नहीं गाते, जैसे कि मैं गाने के नाम पर एकदम मतलब बहुत रॉ किस्म का व्यक्ति हूं। अगर मैं गाऊं और संगीतकार सुन ले तो वो आत्महत्या कर सकता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो बेचारा मर जाए, इसलिए मैं नहीं गाता। मुझे अच्छा, जैसे मैं कविता नहीं लिख सकता, मुझे पता है, मैं नहीं गा सकता, मुझे पता है। पता रहना ठीक रहता है, उससे गलतफहमी नहीं रहती अपने बारे में। तो कुछ लोग इतने गंदे गायक होते हैं, जैसे कि मैं हूं, कि उन लोगों को भारतीय सेना में ऑफर मिलता है कि आप पाकिस्तान की ओर मुंह करके गाइए ताकि बिना सेना के हमारा काम चल जाए। तो आप में भी कुछ ऐसे गायक जरूर होंगे मेरे जैसे। आप भी हैं? बहुत बढ़िया, कुछ लोग और मिल गए। अब मुझे आप कितनी भी अच्छी धुन वाली कविता देंगे ना, मैं उसका गद्य बना दूंगा। जब उसको मैं पढ़ूंगा लगेगा कि समाचार पढ़ रहा हूं। लय खत्म हो गई एकदम। जितनी लय संगीतकार ने भरी थी सारी खत्म हो जाती है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप शीतल होए। कितनी धुन भरी कबीरदास ने, सारी धुन की मैंने हत्या कर दी। कुछ इतने पक्के गायक होते हैं, इतने पक्के गायक कि समाचार भी गा के पढ़ते हैं। अखबार पढ़ रहे हैं, साथ में गा रहे हैं, मोदी ने भ्रमण किया अफ्रीका, चाइना, रशिया। अब क्या क्या करेंगे आप? अब ऐसा आदमी खबर पढ़ रहा है कमबख्त, और वो समाचार को भी गा के पढ़ रहा है, क्योंकि इसके अंदर लय बहुत सारी भरी हुई है। और दूसरा आदमी अच्छा खासा गीत था, उसको भी तबाह कर दिया उसने। आप समस्या समझ पा रहे हैं कि लय है या नहीं, इसका फैसला कैसे करें? अगर गायक के हिसाब से करेंगे तो गायक तो समाचार को भी कविता बना देगा, और जो गायक नहीं है वो बेचारा गीत को भी गद्य बना देगा। तो एक कसौटी है, लय है यानी इसकी सिंपल कसौटी है कि व्याकरण के नियमों का उल्लंघन। लय का सरलतम मतलब है व्याकरण के नियमों का उल्लंघन। बस अजीब सा लगेगा आपको सुन के, व्याकरण के नियमों का उल्लंघन ही लय है। व्याकरण के नियमों में एक नियम होता है, सिंटेक्स बोलते हैं उसको, सिंटेक्स। जब व्याकरण की बात हो, एक सिमेंटिक्स होता है, एक सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स का मतलब है वाक्य निर्माण के नियम, वाक्य रचना के नियम, और सिमेंटिक्स का मतलब होता है शब्द रचना के नियम। ठीक है? जैसे हम हिंदी की बात कर रहे हैं, किसी भी भाषा की बात करें, उसमें वाक्य निर्माण के निश्चित नियम होते हैं, और हम उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप वाक्य वैसे ही बना रहे हैं जैसे व्याकरण के निर्देश हैं, तो वो गद्य है, उसमें लय नहीं है। और यदि आपने वाक्य निर्माण के नियम में उल्लंघन कर दिया, उल्लंघन से जो पैदा होगी वो लय होगी, और जितनी मात्रा में उल्लंघन करेंगे उतनी ज्यादा लय पैदा हो जाएगी, वो कविता होगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, दूर का नहीं लेते, यहीं का लेते हैं, अभी का लेते हैं।
आप लिखिए, गद्य लिखिए। ठीक है। आज 3 दिसंबर है। 3 ही है ना आज? हाँ, आज 3 दिसंबर है। हिंदी साहित्य की पहली कक्षा है। चंचल विद्यार्थी बहुत गंभीरता से पढ़ रहे हैं। चंचल विद्यार्थी बहुत गंभीरता से पढ़ रहे हैं। पूर्ण विराम। बीच बीच में घड़ी भी देख रहे हैं। ये आपके बारे में कमेंट नहीं है, आप नहीं देख रहे, मैं केवल ऐसे बता रहा हूं, आप तनाव न लें। बीच बीच में घड़ी भी देख रहे हैं। पूर्ण विराम। 3-4 पूर्ण विराम लगा दिए ना बीच में आपने। कैसे लगाते हैं? कहीं भी हर 3-4 शब्द के बाद, वाक्य पूरा होने के बाद ना। ठीक है। आपकी राय में ये गद्य है या पद्य है ना? जो समाचार गा के पढ़ता है वो तो इसका ही पद्य कर देगा, इसको भी गा के पढ़ लेगा। लेकिन एक आम इंसान जो ठीक व्यक्ति है इसको गद्य ही मानेगा। ठीक है। अब हम बिना कंटेंट चेंज किए, कंटेंट यानी जो बात कही है, हम केवल इसका फॉर्मेट चेंज करेंगे, फिर से इसको लिखेंगे और देखते हैं कि क्या हम इसमें कुछ चेंज ला सकते हैं। तो मैं एक बार पढ़ना चाह रहा हूं, क्या वाक्य था एक बार दिखा दीजिए, फिर इसके साथ थोड़ा खेलते हैं। आज 3 दिसंबर है। हिंदी साहित्य की पहली कक्षा है। चंचल विद्यार्थी बहुत गंभीरता से पढ़ रहे हैं। बीच बीच में घड़ी भी देख रहे हैं। लिखिए। अब लिखिए फिर से, थोड़ा नीचे गैप देके। 3 दिसंबर है आज। 3 दिसंबर है आज। उसके बाद लगाइए, पहले जैसे इतना लिखा ना 3 दिसंबर है आज, इसके बाद ये वाला चिन्ह लगाइए, पूर्ण विराम के नीचे बिंदी लगा दीजिए। 3 दिसंबर है आज। अब नेक्स्ट लाइन में लिखिए नीचे, यहीं से जहां से शुरू किया था ना। पहली कक्षा है आज साहित्य की। पहली कक्षा है आज साहित्य की। कुछ कोमा नहीं, पूर्ण विराम नहीं, कुछ भी नहीं लगाना है। थर्ड लाइन में आ जाइए। पढ़ रहे हैं चंचल विद्यार्थी। पढ़ रहे हैं चंचल विद्यार्थी। चौथी लाइन, गंभीरता से। गंभीरता से के बस 3 डॉट्स लगा दीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे, गंभीरता से। अगली लाइन, देख रहे हैं घड़ी। देख रहे हैं घड़ी। अगली लाइन, बीच बीच में। बीच बीच में के बाद फिर 3 डॉट्स लगा दीजिए। देख रहे हैं घड़ी, बीच बीच में। मैंने कोशिश की कि एक भी शब्द कम या ज्यादा ना हो। जो गद्य में थे वही शब्द इसमें आ जाए। एक भी शब्द, शायद एक छूट गया तो अलग बात है, लेकिन आमतौर पर कोई शब्द बदला नहीं होगा। अब आप बताएं कि आपको ये पढ़ के कविता वाली फीलिंग आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है फीलिंग कविता वाली। बात तो वही कही है। और हमने किया क्या है? हमने हर वाक्य का क्रम भंग कर दिया सिर्फ। आज 3 दिसंबर है। 3 दिसंबर है आज। चंचल विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं चंचल विद्यार्थी गंभीरता से। देख रहे हैं घड़ी, बीच बीच में। ये जो क्रम भंग करने से, व्याकरण के नियम को भंग करने से जो तत्व पैदा हुआ उसको लय कहते हैं। इसी लय को छंद में बांध सकते हैं, नहीं भी बांध सकते हैं, ये हमारी चॉइस का मामला है। और इसलिए जब भी कोई आपसे पूछे कि पद्य और गद्य में सबसे स्पष्ट अंतर क्या है, वो लय है। और एक वाक्य ध्यान कर लीजिए, वाक्य निर्माण के नियमों में जब क्रम का भंग होगा तो लय पैदा होगी, और क्रम का जितना ज्यादा भंग होगा उतनी ही ज्यादा लय पैदा होगी। एक बेसिक कसौटी इसकी है। और जब इतना स्पष्ट हो गया तो हम देखते हैं कि जो गद्य और पद्य है उसके रूप कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से आपके पाठ्यक्रम में आपको पढ़ने हैं। हम पाठ्यक्रम की शुरुआत गद्य से करेंगे, इसलिए पद्य पर मैं यही ब्रेक लगा रहा हूं।
पहले एक जमाने में क्या करता था कि शुरू के 7-8 दिन बेसिक क्लासेस, फाउंडेशन क्लासेस, पूरे कंसेप्ट स्पष्ट करने के लिए, और फिर पूरा पाठ्यक्रम। पर पिछले 5-6 साल मैंने क्या किया था कि जो सेगमेंट शुरू करेंगे उसके बेसिक्स करेंगे, उसे पूरा करेंगे। सेकंड सेगमेंट आया, उसके बेसिक्स वहां पढ़े, फिर आगे बढ़े, ताकि भूल ना जाए, वरना शुरू में करने से भूल जाते हैं बच्चे। तो जिस दिन हम पद्य शुरू करेंगे, पद्य शुरू करने में हमें करीब 40 दिन लगेंगे। जिस दिन पद्य शुरू करेंगे उस दिन हम 6 दिन का ब्रेक लेंगे और 6 दिन तक कोई पाठ्यक्रम नहीं, केवल पद्य के बेसिक्स पढ़ेंगे। अलंकार क्या होता है, बिंब क्या होता है, प्रतीक क्या होता है, छंद क्या होता है, दोहा क्या है, और अलंकार भी आपने सुने होंगे ना, उपमा क्या है, रूपक क्या है, रस सिद्धांत क्या है, वक्रोक्ति सिद्धांत क्या है, औचित्य सिद्धांत क्या है, ध्वनि सिद्धांत क्या है, वो सब, ताकि आपको कविता के सारे सिद्धांत एकदम तैयार हों और जब भी किसी प्रश्न के उत्तर में लिखना हो तो आप अपनी ओर से लिख सके। ये आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, पूछेंगे नहीं आपसे, लेकिन एक अच्छे उत्तर में इन शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। इससे पता लगता है कि आपने विषय को ठीक से पढ़ा है। अभी क्योंकि हम शुरुआत गद्य से कर रहे हैं तो अब हम क्या करेंगे, गद्य के बारे में आगे बढ़ेंगे। जंक्शन है ये, जंक्शन से लाइन चेंज हो रही है, ठीक है। वांग्मय से शुरू किया था, वार्ता और शास्त्र को छोड़ते हुए साहित्य की पटरी पे आगे बढ़े थे। साहित्य में गद्य पद्य चंपू काव्य समझ लिया है, चंपू काव्य में इतना ही पढ़ना था, गांव का सेशन था, क्रॉस कर गया उसका। पद्य और गद्य दो बड़े मामले हैं। अब इस जंक्शन से एक रास्ता पद्य का जा रहा है जो लंबा रास्ता है, और एक गद्य का जा रहा है। हम कौन से पे चल रहे हैं, गद्य पर। पद्य पर लौट के आएंगे, उसके बाद विस्तार में पढ़ेंगे। तो गद्य वह साहित्य है जिसकी भाषा व्याकरण के नियमों से बंधी होती है, अर्थात जिसमें लय नहीं होती है, ठीक है। गद्य कई प्रकार का हो सकता है। जैसे गद्य का सबसे सरल विभाजन है, पहला प्रकार है कथात्मक गद्य। कथात्मक गद्य यानी जो कहानी पर टिका हुआ गद्य है। दूसरा हो सकता है दृश्य प्रधान गद्य। दृश्य प्रधान गद्य। और तीसरा हो सकता है विचार प्रधान गद्य। विचार प्रधान। और जो इन तीनों में न समा पाए उसके लिए है अन्य विधाएं। अन्य विधाएं। ध्यान रखना, विधा और विद्या दो अलग अलग शब्द हैं। एक है विधा, एक है विद्या। जैसे गद्य और गध दो अलग अलग शब्द है, वैसे ही मैंने विद्याएं नहीं बोला है, विधाएं बोला है। विधा, विधा क्या है इस पर थोड़ा विस्तार में समझेंगे। अभी सिर्फ ये मान लीजिए जैसे उपन्यास एक विधा है, कहानी एक विधा है, नाटक एक विधा है। विधा का मतलब साहित्य की प्रस्तुति के भिन्न भिन्न तरीके क्या क्या है, उनको विधाएं कहते हैं, ठीक है। कथात्मक गद्य का मतलब ऐसा गद्य जिसमें कहानी हो। और जिस गद्य में कहानी होती है वो दो प्रकार का हो सकता है। उसमें पहला है कहानी और दूसरा है उपन्यास। कहानी और उपन्यास। कहानी आप जानते हैं क्या होती है ना, बचपन में सुन के बड़े हुए होंगे। आपके दादा दादी नाना नानी ने खूब कहानियां सुनाई होंगी, और कहानी सुनते ही जब बच्चा भागने लगता है उसको रोक के बोलते नहीं रुको, पहले बताओ शिक्षा क्या मिली इससे। और बच्चे का मन करता है कि शिक्षा पूछेगा, इससे बड़े भाग लेता हूं पहले ही। जैसे सोचते कहानी खत्म होने लगती है, बच्चा भागने लगता है, और उसी मजबूती से दादा की ग्रिप मजबूत हो जाती है उसके हाथ पर कि अब तो असली ज्ञान देना है, अब कहां भाग रहा है। वही सब कहानियां। एक राजा था, उसकी 3 रानियां थी। यहीं से जेंडर इनइक्वालिटी की शुरुआत होती है समाज में। बच्चा बचपन से ये सुन के बड़ा होता है, एक राजा था उसकी 3 रानियां थी। कभी नहीं सुनता कि एक रानी थी उसके 3 राजा थे, कभी नहीं सुनता। तो उसको बचपन से लगता है कि नॉर्मल बात है कि राजा की 3 रानियां हो, और फिर उसकी मां बोलती तो मेरा राजा बेटा है। तो समझ जाता है A बराबर B, B बराबर C, तो A बराबर C, यानी कि 3 रानियां करनी ही होंगी, तब जाके परंपरा आगे बढ़ेगी। फिर वो 3 का
आगे बढ़ते बढ़ते संजू की तरह 350 तक भी चला जाता है कई बार। ऐसी कुछ संख्या बताई गई थी ना फिल्म में। तो एक है कहानी, एक है उपन्यास। कहानी और उपन्यास में मोटा मोटा अंतर, जो बहुत बेसिक अंतर है, वो कि कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। ये बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक लेखक ने कहा कहानी और उपन्यास को छोटे बड़े के अंतर से समझना अच्छी बात नहीं है। उससे ऐसा लगता है कि हम मेंढक को छोटा बैल कहें और बैल को बड़ा मेंढक कहें। तो मेंढक और बैल में केवल छोटे बड़े का अंतर नहीं है, उनकी प्रकृति में भी अंतर है। केवल चौपाया होने की समानता से आप छोटा बैल बड़ा बैल, छोटा मेंढक बड़ा मेंढक नहीं कह सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम ये मान के चलते हैं कि जो छोटी है वो कहानी है और जो बड़ा है उपन्यास है। आपके पाठ्यक्रम में यूपीएससी में कहानी की 2 पुस्तकें लगी हुई हैं। पहली पुस्तक के लेखक है प्रेमचंद। प्रेमचंद्र थे या प्रेमचंद थे? ध्यान रखिएगा, प्रेमचंद थे, द्र नहीं। कई बच्चे इतना समझाने के बाद भी प्रेमचंद्र ने कहा है, और परीक्षक जैसे प्रेमचंद्र पढ़ता है ना, उसके दिमाग में चंद्र घूमने लगता है, और उसके बाद फिर वो उसको पूरा काट देगा, गुस्से से भर जाएगा। तो प्रेमचंद थे, ठीक है। प्रेमचंद की कहानियां बहुत सारी है। मानसरोवर एक उनका संकलन है 8 खंडों में, बहुत ज्यादा 300 कहानियां लगभग लिखी प्रेमचंद ने। उनमें से आपके पाठ्यक्रम में जो कहानियां पढ़ने के लिए दी गई हैं, उनकी संख्या मेरे ख्याल से 16 कहानियां हैं। और वो किताब, ये किताब है, किताब का नाम क्या है? प्रेम मंजूषा। इसमें 16 कहानियां हैं। आज मैं आपको केवल 1-2 कहानियों का नाम बता रहा हूं, पढ़िएगा उसको, यूं ही पढ़िएगा, ठीक है। आपको जो चीजें पढ़नी है ना, कुछ कहानियां, कुछ उपन्यास, 2-3 नाटक, हम सबसे पहले वही करेंगे, ताकि 1.5 महीने के बाद आपको अपनी ओर से कुछ ना पढ़ना पड़े, बाकी सब क्लास में ही हो जाए। शुरू में जोश भी ज्यादा रहता है, उसी में पढ़ा देंगे आपको, बाद में तो आप पढ़ेंगे नहीं, तो बाद में आपको सिर्फ क्लास से काम चल जाएगा। शुरू में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और साहित्य में पढ़ना इतना मजेदार होता है, मजा आ जाएगा पढ़ के आपको। ये तो प्रेमचंद है, प्रेमचंद थोड़ा गोलू मोलू टाइप का लिखते हैं, इसलिए आपको उतना मजा नहीं आएगा। इसके बाद जो किताब आएगी ना, अब मतलब हिल जाएंगे उसके बाद। तो उसके बाद आप कहेंगे कि अब तक क्यों नहीं पढ़ा था ये सब, जीवन के सारे संदेह दूर हो जाएंगे, ऐसी क्लैरिटी आएगी। जैसे कौन बनेगा करोड़पति में कुछ दिन पहले क्या हुआ, एक महिला अमिताभ बच्चन के सामने बैठी थी, तो अमिताभ बच्चन की बहुत बड़ी फैन रही होगी, पगला गई थी अमिताभ बच्चन को देख के, सामने देख के एकदम बोरा सी गई थी। अमिताभ बच्चन कह रहे हैं आप ठीक तो हैं, ठीक ना करिए। सर मैं क्या करूं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आपको देख के पागल हो गई हूँ, मैंने आपको इतना बार सपने में देखा है, धर्मेंद्र जी को देखा, हमेशा सपने में आप ही आते थे। सामने उसका पति बैठा था। तो अमिताभ बच्चन ने हंसी मजाक के मूड में कहा कि आप सपने में मुझे देखती थी, इससे आपके पति को दिक्कत नहीं थी? तो उसने बहुत भोलेपन से एक वाक्य कहा, उसने कहा नहीं सर, आप किसी भी औरत से पूछ लीजिए, सपने में पति किसी को नहीं आता है। और इतने भोलेपन से इतनी गहरी बात कह दी, बात मेरे ख्याल सही भी है। किसी को पति सपने में क्यों आएगा, या पत्नी ही सपने में क्यों आएगी किसी को? वो तो जीवन का सच है ही। और सपना आमतौर पे होता है जो जीवन में उपलब्ध नहीं है, उसको लेके कल्पनाएं होती हैं। सपने इसलिए होते हैं, बस सपनों की एक व्याख्या ये है कि वो जो जीवन में उपलब्ध नहीं हो पाया, उसकी कल्पनाएं सपनों के रूप में मन में आती हैं। ड्रीम इंटरप्रिटेशन के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक तरीका ये है, सिगमंड फ्रॉइड का तरीका ये है। बहुत भोलेपन से बोल दिया उसने, और उसके बाद सन्नाटा छा गया उस सभा में। सब पुरुषों ने घूर के देखा पत्नी को। अब क्या करें, सच झेलना मजाक थोड़ा है। इसके बाद की जो पुस्तक है ना, वो ऐसे सचों से भरी हुई है। उसको पढ़ने के बाद आपको खुद को लेकर जितनी गलत फहमी है सब दूर हो जाएंगी, एकदम दूर हो जाएंगी, और जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। उसके बाद आप समझ जाएंगे कि जितनी ऊट पटांग बातें दिमाग में बैठी थी, जिनकी वजह से खुद को कोसते रहते थे, बड़ी सामान्य बातें हैं। खैर वो सस्पेंस है, बाद में बताएंगे। अभी आप इस किताब में केवल 1-2 गोलू गोलू कहानियां बता रहा हूं, क्योंकि अभी आप लोग गोलू अवस्था में हैं, नए नए बच्चे हैं। तो एक कहानी आप पढ़ लीजिएगा इसमें से, बूढ़ी काकी, और एक पढ़ लीजिएगा ईदगाह।
ठीक है। ईदगाह, ईदगाह में बहुत सारे वर्णन समझ में नहीं आएंगे, छोड़ते चलिएगा, बस सेंस समझ में आ जाए, है ना। जो कहानियां मैंने कही अगर पढ़ना आपका मन में होगा ना, किताब नहीं भी मिलेगी तो गूगल पे लिखना ईदगाह, और किसी ना किसी साइट पे ईदगाह पूरी सामने आ जाएगी। फोन पे पढ़ लीजिएगा, है ना, फोन तो लगातार देखते ही हैं, तो फोन में पढ़ लीजिए कभी कभी, उसका अच्छा प्रयोग भी कर सकते हैं। तो प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां पहली पुस्तक है, और दूसरी पुस्तक का नाम है एक दुनिया समानांतर। यही किताब आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। अगर ये किताब आपके पास हो और आपका मन ना माने, मेरे इतने वर्णन के बाद बेचैनी बढ़ जाए, तो इसमें से एक कहानी पढ़ लीजिएगा, यही सच है। इस कहानी पर फिल्म बनी रजनीगंधा नाम की, तो रोचक कहानी है, पढ़िएगा। तो कहानी समझ में आ गया। पहली विधा है कहानी, उसमें 2 पुस्तकें पढ़नी है। पहली पुस्तक आपको खरीदनी है आज ही, एक दुनिया समानांतर भी खरीद सकते हैं, पढ़ना है ही आपको वो भी। उस पुस्तक के संपादक है राजेंद्र यादव। बस ध्यान रखिएगा, टेक्स्ट बुक लेनी है, समीक्षा की पुस्तक नहीं, उसमें कहानियां होनी चाहिए। बस आप देखिएगा, शुरू में एक भूमिका है, उसके बाद कहानियां हैं, अगर वो है तो ले लीजिएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं ये कर सकता हूँ कि जो 8-10 किताबें हैं उसकी लिस्ट कल आपको दे दूंगा, और जो बुक शॉप वाले उनको बोल दूंगा कि वो सारा सेट मंगवा के सेट बना के रख लें, और आप लोग सब वहां से जब हो जाए एक साथ ले। पर अभी एक किताब आप ले लीजिए, प्रेमचंद प्रेम मंजूषा, ठीक है। उपन्यास कहानी से बड़े आकार का होता है, कहते हैं कि वो पूरे सामाजिक जीवन को समेट लेता है। उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में 4 हैं, और जिस क्रम में हम पढ़ेंगे मैं उसी क्रम में आपको बता रहा हूं। पहला उपन्यास है महाभोज। महाभोज की लेखिका है मन्नू भंडारी, और यही उस कहानी की भी लेखिका है जो मैंने भी जिक्र किया, यही सच है। महाभोज के बाद नंबर 2 पर हम जो उपन्यास पढ़ेंगे उसका नाम है दिव्या। आप अभी से इस क्रम में पढ़ना शुरू कर देंगे, जैसे जैसे होता जाए आगे बढ़ते जाइए। दिव्या की भाषा थोड़ी सी मुश्किल है, पढ़ने में दिक्कत आएगी, तो मैं इसकी पूरी कहानी क्लास में सुनाऊंगा आप लोगों को, उसके बाद पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा। दिव्या के बाद हिंदी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान। इसका नाम सुना होगा आपने जरूर। इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, प्रेमचंद, ठीक है। और गोदान के बाद चौथा उपन्यास है मेला आंचल। इसके लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। इसकी जो भाषा है वो बिहार की भाषा है, आंचलिक भाषा है। तो जो लोग बिहार के हैं वो तो पढ़ेंगे तो डूब ही जाएंगे, उनको तो निकालना मुश्किल होता है बाद में बाहर, ऐसा डूबते हैं। मैं जो भी काम करता हूं डूब के करता हूं। एक दिन मैंने कुआं खोदा, तो फिर उनको निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डूब ही जाते हैं। और जो बाहर के हैं वो बेचारे डूब ही नहीं पाते, डुबकी नहीं मार पा रहे, मुंडी घुसाई फिर बाहर निकल गए, क्योंकि हो ही नहीं पा रहा। जैसे मैं हरियाणा का रहने वाला हूं, अब तो मैं दिल्ली में रहता हूं। जब पहली बार मैंने एमए के दौरान पढ़ा मेला आंचल, मुझे 5-6 अटेम्प्ट लेने पड़े, 6ठे अटेम्प्ट में जाके पढ़ पाया उसको। पहला ही पेज समझ नहीं आता था। लोबिन लाल ने कुएं की बाल्टी खोली, गांव में यह बात फैल गई है, मिलिट्री आई है, बहरूची ऐसा गिरफ्त कर लिया है। समझ नहीं है क्या हो गया, किसको, कौन सा गांव, कहां क्या हुआ, समझ नहीं आता है। लेकिन अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो फिर आप पाएंगे कि वैसा उपन्यास कोई है नहीं। जैसे लाहौर के बारे में कहते हैं, जिन लाहौर नहीं देखा वो जन्मा ही नहीं। जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। लाहौर देखे बिना कैसे कोई पैदा हो सकता है? ऐसे ही जिसने मेला आंचल नहीं पढ़ा उसने हिंदी साहित्य का रस नहीं लिया। लेकिन हाँ, शुरू में दिक्कत आएगी, तो इसका तरीका यह है कि मैं इसकी पूरी कहानी क्लास में सुना दूंगा आपको, उसके बाद पढ़ेंगे तो चीज थोड़ी सी आसान लगेंगी, तो हो जाएगा। दृश्य प्रधान गद्य का मतलब होता है नाटक। कभी नाटक किया आप लोगों ने? कभी नाटक किया आप लोगों ने? मंच पर शायद न भी किया हो, वैसे तो किया ही होगा। पेरेंट्स के सामने मासूम बनने का नाटक। पेरेंट्स ने पूछा किससे बात कर रहे? नहीं पापा, कोई। किससे? कौन कौन बात कर रहा था? वो जो अभिनय कला है उस समय की, वो है नाटक। तो नाटक वो रचना है जो है तो कथा प्रधान, कहानी उसमें भी है, पर उसको मंच पर खेला जाता है, मंच पर अभिनीत किया जाता है।
आपके पाठ्यक्रम में 3 नाटक है। पहले का नाम है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा के लेखक कौन है बताइए? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र नाम था, भारतेंदु इनको उपाधि बाद में कुछ लोगों ने दी सम्मान के रूप में। दूसरा नाटक जो है वो एक व्यक्ति हुए हिंदी साहित्य में, जयशंकर प्रसाद। उनकी रचनाएं पढ़ के बच्चे घबरा जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा ज्ञान का आतंक उसमें दिखता है, पर कोई बात नहीं, आप डरिएगा मत, हम लोग मिलकर उसको मैनेज कर लेंगे। सब थोड़ी सी बोझिल रचना आपको लगेगी, लेकिन हाँ मैनेज हो जाएगा। उसके बाद तीसरी रचना जो पढ़ के आप कम से कम 1-1 बाल्टी आंसू बहाएंगे। कहते हैं कि लड़कियां ज्यादा रोती हैं, लड़के कम रोते हैं, सामाजिक परवरिश की वजह से ऐसा होता है। तो आप सबकी 1-1 बाल्टी पक्की, आपका 1-1 गिलास पक्का है उसके बाद कम से कम। उस नाटक का नाम है आषाढ़ का एक दिन। इसके लेखक आप जानते हैं कौन है? मोहन राकेश। हाँ, मोहन राकेश। इसकी जो नायिका है, हीरोइन, उसका नाम मल्लिका। उसकी कहानी पढ़ के हर लड़के को लगता है काश मैं उस जमाने में होता, मैं उससे ब्याह कर लेता और उसकी जिंदगी को ठीक बनाता। और जिस व्यक्ति से नफरत हो जाती है उसका नाम है कालिदास। ये वही कालिदास है, महान कालिदास। उसी को नायक बना के नाटक की रचना की गई है। हालांकि मोहन राकेश ने यह कहा कि ऐतिहासिक कालिदास और मेरा कालिदास एक नहीं है, आप उनको एक मान सकते हैं, पर ऐतिहासिक कालिदास के जीवन में जो जो तथ्य थे उन तथ्यों को वैसा का वैसा रखा है इस नाटक में, और बहुत मजेदार है, आप पढ़िए, बड़ा मजा आएगा। कालिदास के इतिहास में यह नहीं मिलता कि उसने किसी से इश्क किया था, प्रेम किया था। यह मिलता है कि शादी हुई थी, गुप्त साम्राज्य की एक बेटी से शादी हुई थी और कश्मीर दहेज में मिला था, कश्मीर का राजा बन गया था कालिदास। पर जिस आदमी ने इतने अच्छे नाटक लिखे, अभिज्ञान शाकुंतलम है, मेघदूत तो गजब नाटक है, इतना गहरा विरह, विरह समझते हैं आप लोग? विरह का मतलब वियोग, कि नायक नायिका दूर हैं एक दूसरे से और बेचैन है एक दूसरे से मिलने के लिए। कितने खुश हो रहेगी, कैसी कैसी बात चल रही है क्लास में। अरे हिंदी साहित्य में यही सब पढ़ना होता है, ये पाठ्यक्रम चल रहा है भाई, पाठ्यक्रम। तब तो मजा ही मजा है, पाठ्यक्रम में ऐसी बातें मिल जाएंगी सुनने को। तो उनका वियोग है, उस वियोग का वर्णन, इतना गहरा वर्णन है। तो मोहन राकेश का सवाल यह है कि जिसने विरह झेला ना हो वो इतना गहराई से वर्णन कैसे कर सकता है। यही बात नागार्जुन को लगती थी। नागार्जुन एक कवि है हिंदी साहित्य के, और नागार्जुन ने क्या किया, मेघदूत की जो पहली, मतलब मेघदूत की एक पंक्ति है, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ के पहले दिन, वहां से शुरू होता है। उसी की नकल पे इस नाटक का नाम है आषाढ़ का एक दिन। एकदम मेघदूत को थीम बना के लिखा गया है। और नागार्जुन ने कविता लिखी, अमल धवल गिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे, कालिदास सच सच बतलाना रोया यक्ष के तुम रोए थे। यक्ष नायक है मेघदूत का, यक्षिणी उसकी प्रेमिका है, दोनों अलग हो गए हैं। और यक्ष बेचारा विरह में मेघ को दूत बना के भेज रहा है, मेघदूतम इसलिए बोलते हैं कि बादल से कह रहे हैं कि उनको जाके कहो, मेरे मन की बात कहो। और मेघ ऊपर फिर अपनी यात्रा कर रहा है, संदेश पहुंचा रहा है। तो नागार्जुन ने लिखा कि इतनी गहरी बात कोई ऐसे कैसे लिख देगा जिसको अनुभव ना हो। तो कालिदास सच सच बतलाना रोया यक्ष के तुम रोए थे। और मोहन राकेश ने कहा कि इतना गहरा विरह लिखने वाला आदमी बिना प्रेम के लिखे ऐसा हो नहीं सकता। कल्पना से एक स्त्री की छवि गढ़ी मल्लिका, और मल्लिका नायिका बनी। और नाटक को पढ़ने के बाद कालिदास तो मतलब फूटे मुंह नहीं सुहाता किसी को, मल्लिका इतनी महान कैरेक्टर बन के उभरती है उसमें। तो जोरदार नाटक है। और मजे की बात, वो मोहन राकेश का पहला नाटक है, पहली रचना इतनी महान लिखी उन्होंने। कुछ लोग पहली रचना में कमाल करते हैं, कुछ आखिरी में करते हैं। प्रेमचंद का आखिरी उपन्यास गोदान है, रेणु का पहला उपन्यास मैलांचल है, मोहन राकेश का पहला नाटक आषाढ़ का एक दिन है। ये इनका कमाल है। तो ये रचना आप पढ़ेंगे। विचार प्रधान गद्य का मतलब जिसमें चिंतन है, कहानी नहीं है, रंगमंच नहीं है, दृश्य नहीं, स्टेज नहीं, लाइट्स नहीं, साउंड्स नहीं। इसमें दो चीजें आती हैं, एक होता है निबंध,
और एक है आलोचना। आलोचना के लिए दो शब्द और चलते हैं, एक है समीक्षा, एक है समालोचना। इन तीनों का एकदम एक ही मतलब है, हिंदी साहित्य में कोई अंतर नहीं है। आलोचना शब्द का सामान्य जीवन में क्या मतलब होता है? वह तुम्हारी आलोचना कर रहा था, बुराई, निंदा। पर साहित्य में आलोचना का मतलब है समीक्षा। आलोचक यानी समीक्षक। तो आलोचना का मतलब बड़ा सरल सा है, साहित्यिक रचनाओं के बारे में उनमें गुण कितना है, दोष कितना है, कितनी चीजें ठीक है, कितनी गलत है, ये सब विचार करना आलोचना है। ठीक है। जैसे आपने एक उपन्यास पढ़ा दिव्या, अब दिव्या के बारे में यदि किसी समीक्षक ने लिखा कि दिव्या में ये कमियां हैं, ये अच्छाइयां हैं, तो ये क्या हो गई? आलोचना हो गई, समीक्षा हो गई। तो समीक्षा का मतलब क्रिटिसिज्म। जैसे आप कहते हैं ना, फिल्म समीक्षा पढ़ ली हमने, फिल्म की समीक्षा पढ़ी और अच्छी समीक्षा नहीं आई, 2 ही सितारे मिले तो मैं देखने नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी, वो समीक्षा है। और निबंध, आपको पता है, आप यूपीएससी में लिखते हैं, निबंध का मतलब है जिसमें ना कहानी हो, जिसमें न चरित्र हो, न पात्र हो, न घटनाएं हो, सीधे सीधे विचारों की श्रृंखला जिसमें आती है, उसको निबंध कहते हैं। आपके पाठ्यक्रम में निबंध की 2 पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक का नाम है चिंतामणि। चिंतामणि के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के जेम्स बॉन्ड हैं। जैसे उनका नाम बोलते हैं ना, मेरे मन के अंदर आवाजें आती हैं, कुछ टन टन इस तरह की आवाज आती है, ठाए 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 इस तरह की आवाज बैकग्राउंड में आती है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल का नाम आ गया है। तो जब भी बोलूं शुक्ल जी, मन ही मन में 3 तोपों का सम्मान देना है उनको, 3 तोपें दिमाग के अंदर चलनी चाहिए कि शुक्ल जी का नाम आ गया है। ठीक है। हिंदी समीक्षा में, हिंदी निबंध में वो जेम्स बॉन्ड है। हिंदी की समीक्षा में जो सिद्धांत उन्होंने दिए, बाकी सब समीक्षक उसके पक्ष विपक्ष में झगड़ा करते रहे आज तक। हालत ये हो गई कि हिंदी साहित्य के इतिहास जब उन्होंने लिखा, उसकी 20 किताबों के बाद एक आदमी ने क्या लिखा? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह। और भूमिका में क्या लिखा? आज तक एक ही साहित्य का इतिहास लिखा गया, शुक्ल जी वाला। बाकी सबने या उसका समर्थन किया या विरोध किया, मौलिक लिखा ही नहीं। मैं मौलिक लिख रहा हूं, इसलिए दूसरा इतिहास है। और बाकी लोगों ने कहा कि मौलिक के चक्कर में इतना दूर निकल गए कि काम की बात भी नहीं लिखी, वो भी दूसरा नहीं हो पाया। तो शुक्ल जी वही है हिंदी साहित्य में, जहां से हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, वो स्थिति है उनकी। इतनी बार आएंगे कि आप थक जाएंगे इनके बारे में सुन सुन के, रामचंद्र शुक्ल। तो चिंतामणि में 2 निबंध आपको पढ़ने हैं। एक निबंध का नाम है श्रद्धा भक्ति और एक का नाम है कविता क्या है। पाठ्यक्रम में लिखा ही हुआ है, आप उसको देखिएगा, श्रद्धा भक्ति और कविता क्या है। और दूसरी एक पुस्तक है निबंध निलय, जिसके संपादक है डॉक्टर सत्येंद्र। उसमें आपको 7 निबंध पढ़ने हैं। अभी कुछ नहीं पढ़ना है, इसको बाद में पढ़ेंगे आराम से, लेकिन नाम बस नोट कर लें। निबंध निलय नाम की एक पुस्तक है, जिसमें से कुछ निबंध आपको पढ़ने हैं। आलोचना के लिए कुछ पढ़ना नहीं है, वो केवल पेपर 1 में जिक्र आता है, हम क्लास में जिक्र करेंगे। अन्य विधाएं आपके पाठ्यक्रम में पेपर 2 में नहीं आती हैं, पेपर 1 में कहीं कहीं आएंगी। आप केवल कुछ का नाम नोट कर लें। एक ग्रुप है जिसमें 2 आती हैं, आत्मकथा और जीवनी। तो बताइए इन दोनों में क्या अंतर होता है, आत्मकथा और जीवनी में? खुद लिखे तो, कोई और लिखे तो जीवनी। एक और अंतर है, आत्मकथा जीते जी ही लिखनी पड़ती है जीवनी मरने के बाद भी लिखी जा सकती है, लेकिन आत्मकथा मरने के बाद अब तक नहीं लिखी है कोई भी हमें मरने के बाद भूत बन के आया और उसके बाद आत्मकथा लिख के, ऐसा अब तक एग्जाम्पल है नहीं हमारे पास। असली अंतर है कि आत्मकथा में सब्जेक्टिविटी हावी हो जाती है, जीवनी में नहीं होती। अगर आपको अपनी कथा लिखनी हो, आप कुछ ना कुछ तो गायब करेंगे उस पर। सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा मसाला जरूर है जो वो नहीं चाहते कि किसी को पता लगे। ये जो बत्तीसी निकल रही है, इसका मतलब है कि आप सब उसको समझ रहे हैं ना। तो आत्मकथा का लेखक अक्सर कुछ बातें गोल कर देता है, कुछ को मोल्ड कर देता है, कुछ में खुद को महान बनाने के चक्कर में थोड़ा बढ़ा चढ़ा के पेश कर देता है, तो ये खतरा रहता है। जीवनी लेखक अगर तटस्थ है तो भरोसा बनता है कि उसने सही वर्णन और मूल्यांकन किया होगा, इसलिए जीवनी पढ़ने में ज्यादा आपको सटीक वर्णन मिल जाते हैं। एक ग्रुप है संस्मरण और रेखा चित्र।
संस्मरण का मतलब अपनी स्मृति के बेस पे कुछ सीखना। मरण पर ध्यान मत दीजिएगा, स्मरण पर ध्यान दीजिएगा। संस्मरण, सम्यक स्मरण। कुछ याद आ रहा है, पुरानी बात कुछ हुई थी आपके जीवन में, उस पर आपने लिखा। और रेखा चित्र कैरिकेचर का लिटरेरी फॉर्म है, जहां बहुत कम वर्णन करके आप कुछ चीज प्रस्तुत कर देते हैं वो। इसके अलावा एक है डायरी, जिसको दैनंदिनी भी कहते हैं। एक है पत्र साहित्य। पत्र तो सबको लिखते ही रहते हैं, पर हर पत्र साहित्य नहीं होता। अगर कोई पत्र ऐसा है जो पत्र पढ़ने लायक है, कुछ सीखने समझने लायक है, तो उसको हम साहित्य, जैसे नेहरू जी ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखे थे, उनके साहित्यिक वो मूल्य है, वैल्यू है, तो पत्र साहित्य हुआ। एक है यात्रा वृत्तांत। आपने कोई यात्रा की और यात्रा के बारे में ऐसा लिखा कि उसको पढ़ के बाकी लोगों को वो स्थान ही नहीं, वो कल्चर, सोसाइटी सब महसूस होने लगा, तो यात्रा वृत्तांत है। एक होता है रिपोर्टिंग, कि आप कहीं गए, आपने रिपोर्ट लिखी अपने अखबार के लिए, लेकिन वो लिटरेरी तरीके से लिखी, केवल फैक्चुअल नहीं लिखा, उसको रिपोर्टाज कहते हैं। रिपोर्टाज, इसका मतलब लिटरेरी तरीके से, साहित्यिक तरीके से रिपोर्टिंग करना, किसी इवेंट की, घटना की, प्रसंग की, वो सब चीजें। ये सारा समूह मिला के हिंदी का गद्य साहित्य है। एक बार सिलेबस निकालिए, थोड़ा सा मैं आपको संकेत करता हूं कि हम लोग किस क्रम में पढ़ने वाले हैं। देखिए, प्रश्न पत्र 1 के 2 खंड हैं। खंड क है हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास, देख पा रहे हैं, बाईं और सबसे ऊपर। उसी में नीचे खंड ख हिंदी साहित्य का इतिहास। पेपर 2 में क्या है? खंड क पद्य साहित्य, खंड ख गद्य साहित्य। स्पष्ट हो गया यहां तक? हमें करना यह है, जो अब हम समझ पाएंगे, अब तक समझना मुश्किल था। जैसे कहानी पढ़ेंगे तो हिंदी कहानी का इतिहास भी तो है ना भाई, कहानी कब से शुरू हुई, कौन लेखक कब आया, ट्रेंड्स क्या क्या चल रहे थे। ऐसे उपन्यास का भी इतिहास है, नाटक का भी इतिहास है, इन सब का भी इतिहास है। और उस पूरे इतिहास में से कुछ रचनाएं पेपर 2 में आपको पढ़नी है, जैसे प्रेमचंद की कहानियां, एक दुनिया समानांतर। तो जल्दी से पहले पेपर 2 का सेकंड पार्ट गद्य साहित्य देखिए, वह पहचान पा रहे हैं यानी भारतेंदु भारत दुर्दशा। क्या है ये? कहानी है, नाटक है ना? मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन, नाटक है। रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि भाग्य एक निबंध है। निबंध नहीं ले तो निबंध है ही, इसमें ये वाले निबंध पढ़ने जिनका नाम सामने लिखा है रचनाकारों का। प्रेमचंद गोदान और प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां। गोदान उपन्यास हो गया, कहानियां हैं ही। प्रसाद स्कंदगुप्त, ये क्या है? नाटक है। यशपाल का दिव्या उपन्यास है। फणीश्वरनाथ रेणु मैला आंचल उपन्यास है। मन्नू भंडारी महाभोज उपन्यास है। राजेंद्र यादव संपादक एक दुनिया समानांतर, सभी कहानियां, कहानी की पुस्तक है। हमने पहले मेंशन कर दिया। अब करेंगे क्या? पेपर 1 और 2 ये इतने अलग नहीं है कि हम इनको अलग पढ़ेंगे, हम इनको जोड़ के पढ़ेंगे ताकि समझ अच्छी बने। अब प्रश्न पत्र 1 का खंड ख देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास। टॉपिक नंबर 1 छोड़ दीजिए, 2 छोड़ दीजिए, तीसरे में आ जाइए। तीसरा है कथा साहित्य। देखिए, गद्य की शुरुआत मोटे तौर पर 1850 के आसपास हुई। कविता की शुरुआत लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी से ही हो गई थी। एक लंबे समय तक केवल कविताएं थी, गद्य बहुत नहीं के बराबर था। 1850 के बाद गद्य का ऐसा विस्फोट हुआ कि गद्य ज्यादा हो गए, कविताएं कम हो गई। तो गद्य का इतिहास मोटे तौर पर आधुनिक काल में ही शुरू होता है, 1850 के बाद शुरू होता है। ठीक है, अब गद्य में देखिए, नंबर 3 है कथा साहित्य, नंबर 4 क्या है? नाटक और रंगमंच, नंबर 5 आलोचना, नंबर 6 हिंदी गद्य की अन्य विधाएं। अब आप समझ पा रहे होंगे। अब नंबर 3 में देखिए, क उपन्यास और यथार्थवाद, ख हिंदी उपन्यासों का उद्भव और विकास, ग प्रमुख उपन्यासकार प्रेमचंद, जैनेन्द्र, यशपाल, रेणु और भीष्म साहनी। अब ग के बाद क्या है? हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, और फिर प्रमुख कहानीकार। अब हम क्या करेंगे देखिए, हम शुरुआत करेंगे कथा साहित्य के हिंदी कहानी वाले हिस्से से पेपर 1 में। तो हम प्रश्न पत्र 1 खंड ख टॉपिक नंबर 3 का घ हिस्सा, हिंदी कहानी का इतिहास, वो पढ़ेंगे।
कहानी के इतिहास में क्या करेंगे, हिंदी की पहली कहानी से लेकर आज तक जो कहानियां चल रही हैं उनके ट्रेंड्स को समझेंगे। और जब वो समझ जाएंगे, या तो उसके बाद या बीच में हिंदी कहानी के ट्रेंड्स में जैसे ही प्रेमचंद पर पहुंचेंगे, प्रेमचंद को समझेंगे, वहीं रुक के क्या करेंगे, प्रेमचंद की कहानियों की पुस्तक को उठा लेंगे। फिर जब प्रेमचंद समझ में आ गए, फिर प्रेमचंद के बाद पढ़ना शुरू करेंगे। और जैसे ही पहुंचेंगे नई कहानी आंदोलन, नई कहानी आंदोलन को समझने के तुरंत बाद क्या करेंगे, एक दुनिया समानांतर उठा लेंगे, क्योंकि एक दुनिया समानांतर नई कहानी आंदोलन की ही एक पुस्तक है। इससे क्या होगा, पेपर 1 और 2 आपको अलग अलग नजर नहीं आएंगे, एक साथ नजर आएंगे। कहानी का हिस्सा 9 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। जैसी कहानी खत्म होगी उपन्यास पर आ जाएंगे। फिर क्या करेंगे, इसी में पहला हिस्सा उपन्यास और यथार्थवाद, हिंदी उपन्यासों का उद्भव और विकास, ये पढ़ते हुए महाभोज, गोदान, दिव्या और मैलांचल। तो उपन्यास पेपर 1 में भी निपट गया, पेपर 2 में भी निपट गया। ऐसी पहले कहानी, फिर नाटक पेपर 1, पेपर 2। जब नाटक खत्म हो जाएगा, इतना हिस्सा 40 दिन में खत्म होगा लगभग। नाटक के बाद हम आलोचना और निबंध बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि आलोचना तब पढ़नी चाहिए जब पूरा पाठ्यक्रम पढ़ चुके हों, उसके बाद पढ़ना चाहिए। उसके बाद हम आ जाएंगे पद्य वाले हिस्से में। और पद्य वाले हिस्से में कैसे आएंगे, देखिए, पहला टॉपिक हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, ये तो एक अलग बात है। नंबर 2, हिंदी साहित्य के इतिहास के निम्नलिखित 4 कालों की साहित्यिक प्रवृत्तियां, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, आधुनिक हिंदी कविता। अभी लिंक मैं नहीं बता रहा हूं, जैसे लिंक कहानी के साथ हमने यहां जोड़ा ना, ऐसे ही आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल का लिंक बनेगा पेपर 2 के पहले हिस्से के साथ। जैसे भक्तिकाल पढ़ेंगे तो पहले 4 कवि, कबीर, सूर, तुलसी, जयसी, भक्तिकाल के कवि हैं। इधर भक्तिकाल पढ़ेंगे, साथ में 4 कवि पढ़ लेंगे। रीतिकाल पढ़ेंगे तो बिहारी को पढ़ लेंगे, 5वें कवि जो हैं। आधुनिक काल में अलग अलग धाराएं हैं, जिस धारा को लेंगे, छायावाद लेंगे तो प्रसाद निराला हो जाएंगे, नई कविता लेंगे तो अज्ञेय हो जाएंगे, प्रगतिवाद होगा तो मुक्ति व नागार्जुन हो जाएंगे, और उत्तर छायावाद में दिनकर और द्विवेदी युग में मैथिलीशरण गुप्त हो जाएंगे। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं? और ये तरीका पाठ्यक्रम को समझने का सबसे आसान, सबसे स्मूथ तरीका है। कोई दुविधा ना रहे, पेपर्स का अंतर दिमाग में परेशान ना करे, एक साथ दोनों पेपर तैयार होते चलेंगे और करीब 100 दिनों में आप इससे मुक्त हो जाएंगे। भाषा वाला खंड हम कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा है कि थोड़ा सा बाद में पढ़ें, जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद पढ़ें।